जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। मुख्य धारा मीडिया के समांतर सोशल मीडिया पर सूचना का विशाल संसार निरंतर रचा जाता और प्रसारित होता रहता है। निस्संदेह इससे बहुत सारी ऐसी सूचनाएं भी लोगों तक पहुंच पाती हैं जो मुख्यधारा मीडिया में नहीं आ पाती या जिन्हें वह जानबूझकर छोड़ देता है। इसलिए इसको सूचना का एक सशक्त माध्यम माना जाता रहा है। मगर पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया मंचों पर जिस तरह की निरंकुशता दिखाई देने लगी है वह सचमुच चिंता का विषय है। चूँकि सोशल मीडिया पर अपना खाता बनाने या न्यूज़ चैनल चलाने के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस लेने या किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसे अभिव्यक्ति के सहज माध्यम के रूप में अपना लिया है। इनमें ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत बड़ी है जो किसी दलगत विचारधारा, धार्मिक मान्यता, सामाजिक रूढ़ि आदि के वशीभूत होकर नफरत फैलाने की मंशा से फर्जी सूचनाएं गढ़ते और परोसते रहते हैं। अनेक निजी चैनलों पर सांप्रदायिक रंग देते हुए सामग्री परोसी जाती है। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए स्वाभाविक ही अदालत ने गहरी चिंता जताई है। उसने केंद्र सरकार से पूछा है कि ऐसी खबरें परोसने वाले निजी चैनलों पर अंकुश लगाने के लिए क्या आपने कभी कोशिश की है। हालांकि फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने YouTube आदि पर चलने वाले निजी चैनलों पर निगरानी रखने का एक तंत्र विकसित करने का इरादा जताया था, मगर उसमें पारदर्शिता न होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केवल सत्ता के विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। फर्जी व मनस्यतापूर्ण और सांप्रदायिकता फैलाने वाली और सरकार की नीतियों, फैसलों आदि की आलोचना करने वाली टिप्पणियों, विचारों में अंतर करने की जरूरत है। फर्जी खबरें कभी एक स्वस्थ समाज के विकास में सहायक नहीं हो सकती। उनसे समाज में नफरत और हिंसा को ही बढ़ावा मिल सकता है। सरकार की आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, मगर चूंकि केंद्र सरकार जिन नियम कायदों के जरिए फर्जी खबरों पर नकेल कसना चाहती थी, उसमें सरकार के आलोचक चैनलों को सबक सिखाने की मंशा अधिक थी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इससे संबंधित नियम कायदों को व्यावहारिक बनाने को कहा था। हालांकि तब अदालत ने जोर देकर कहा था कि मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को अधिक जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने की जरूरत है। बिना खबरों की पुष्टि के उन्हें छापने, प्रसारित करने, उन पर टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। फिर सरकार ने इन मंचों के नियमन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून में संशोधन और परिवर्धन कर लागू कर दिया। शुरू से जोर दिया जाता रहा है कि मीडिया में स्वनियमन
होना चाहिए, मगर हकीकत यह है कि संचार माध्यम शायद अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया ही क्यों, कोरोना की पहली लहर में जिस तरह तबलीगी जमात और पालघर मामले में मुख्यधारा मीडिया ने भी तथ्यों को बिना जांचे परखे खबरें चलानी शुरू की थी, उससे सामाजिक समरसता को खतरा पैदा हो गया था। सोशल मीडिया का हाल यह है कि उस पर बहुत सारे ऐसे निजी चैनल खुल गए हैं जो किसी दलगत या धार्मिक विचारधारा से संचालित हैं। उनकी खबरें न सिर्फ फर्जी ढंग से गढ़ी हुई होती हैं, बल्कि नफरत को बढ़ावा देती हैं। इसलिए ऐसी खबरें और विचार परोसने वाले चैनलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता वाजिब है। यह अपने आप में विचित्र विचार है कि किसी व्यक्ति को अंगदान करने से इसलिए वंचित कर दिया जाए कि उसने अतीत में कोई अपराध किया था। न इसे कानूनी कसौटियों के मूल्यांकन के आधार पर उचित माना जा सकता है, न मानवीय दृष्टिकोण से। लेकिन केरल में यह मामला एक विडंबना के तौर पर सामने आया था कि वहां अंग प्रत्यारोपण प्राधिकरण समिति ने एक व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर उसके अंगदान के आवेदन का खारिज कर दिया था। निश्चित तौर पर यह फैसला विरोधाभासी विचारों और पूर्वाग्रहों से संचालित था, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में प्रचलित धारणा के मुताबिक मान लिया जाता है कि उसका सभ्य और मानवीय दुनिया में कोई उपयोग नहीं रहा, जबकि अपराध और दंड की समूची व्यवस्था का मूल सुधार की बुनियाद पर टिका होता है, जिसमें बड़े अपराधियों को भी खुद में बदलाव लाने का मौका मिलने का विचार निहित है। ऐसे में अतीत में अपराध करने वाला कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन की यह उपयोगिता समझने के पायदान पर आ गया है कि उसके शरीर के अंग से किसी की जान बच सकती है, तो इससे बेहतर सुधार और क्या होगा। अब इस मामले पर केरल उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसे मानवीय कसौटी पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर देखा जाना चाहिए। अदालत ने साफ लहजे में कहा कि मानव शरीर में अपराधी गुर्दा, अपराधी यकृत या अपराधी हृदय जैसा कोई अंग नहीं होता। किसी गैर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति और आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति के अंगों में कोई अंतर नहीं होता है। हम सभी की रगों में इंसानी खून ही दौड़ रहा है। जाहिर है अदालत की यह टिप्पणी व्यक्ति के सार्वजनिक व्यवहार और उसके शरीर की प्राकृतिक बनावट को उसके वास्तविक संदर्भों में समझने की कोशिश है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक वृत्तियों में लिप्त रहता है तो यह उसकी संगति, मानसिकता और विचार के कारण होता है। इसमें उसका शरीर या उसके अंग केवल संचालित पुर्जे की भूमिका में होते हैं। जीवित शरीर में अंगों का काम विचार को संचालित करना नहीं होता। वे प्राकृतिक रूप में सिर्फ जीवन को सक्रिय रखने की भूमिका में होते हैं। इसलिए अगर किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति का कोई अंग किसी अन्य जरूरतमंद में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो वह जीवन का वाहक बनेगा, न कि अपने पूर्व शरीर के विचार का। यों भी अंग प्रत्यारोपण से संबंधित 1994 के अधिनियम या
इसके तहत बनाए गए मानव अंगों और ऊतकों के प्रतिरोपण नियम 2014 के प्रावधानों के मुताबिक किसी दाता का पूर्व में आपराधिक पृष्ठभूमि का होना अंगदान से वंचित किए जाने का मानदंड नहीं हो सकता। स्टॉप।